गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास यूनिट नंबर 8 का बी चैप्टर जिसका नाम है न्यूक्लियाई। आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको आज की इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। वीडियो को सभी को ध्यान से देखना है। कुछ वीडियोस में मैं आपको बेसिक बताता हूं, उनको ध्यान से देखना है, तभी आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो समझ में आएंगे। क्लियर? तो इससे पहले की जो वीडियो थी इस यूनिट की, इस चैप्टर की, उसमें हमने कुछ बेसिक्स बातें के बारे में डिस्कस किया था। एटॉमिक मास यूनिट के बारे में डिस्कस किया था और अदर्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, न्यूक्लियर साइज है, न्यूक्लियर डेंसिटी है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मास डिफेक्ट क्या होता है। तो बच्चों, ये पाया गया कि जो न्यूक्लियस है, अब आपको पता है कि एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, जिनकी वजह से मास आता है। क्लियर? तो क्या है मास डिफेक्ट में? ये पाया गया कि जो न्यूक्लियस का टोटल मास है, यानी जिसको हम रेस्ट मास बोलते हैं, न्यूक्लियस का जो टोटल मास है वो हमेशा लेस देन होगा किससे? प्रोटॉन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी दोनों को अगर हम सेपरेट जोड़ेंगे, जैसा अब ये सम कर रखा है, ये हमेशा ग्रेटर होगा टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस से। तो इस मास के अंदर डिफरेंस जो होता है उसे हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। तो यहां पर डेफिनेशन लिखी कि द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जैसे प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, ठीक है, फॉर्मिंग ए न्यूक्लियस, जो कि एक न्यूक्लियस को बनाते हैं। एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। न्यूक्लियस के मास और सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के मास के अंदर के बीच में क्या होता है? डिफरेंस। दैट डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, जो कि अभी आपके पास जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी आती है, बाइंडिंग एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइंस्टाइन जो इक्वेशन है E दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से मास के अंदर क्या आता है? डिफेक्ट आता है। तो वो मास कहां चला जाता है? उसकी वजह से क्या आती है? एनर्जी आती है। क्लियर? इसलिए हम सबसे पहले मास डिफेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब मास डिफेक्ट को निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए मास डिफेक्ट को बच्चों डेल m से डिनोट किया जाता है। डेल m मतलब मास डिफेक्ट है। तो ये किसके बराबर होगा? डिफरेंस, किस किस के बीच का डिफरेंस? प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का सम करके उसमें से किसको घटाना है? न्यूक्लियस के मास को। क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्या है कि मास ऑफ प्रोटॉन, एमपी का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन। तो जैसे एमपी क्या हो गया? एक प्रोटॉन का मास, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो किसके बराबर होते हैं? जेड। एटॉमिक नंबर जो हैं वो किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो इसको हम जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। क्लियर? प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन आप कैसे निकालेंगे? मास ऑफ न्यूट्रॉन मतलब mn, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये तो एक न्यूट्रॉन का मास हुआ, लेकिन हमें टोटल न्यूट्रॉनों का मास निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन्स के बराबर होते हैं। क्लियर? क्योंकि मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, जो कि किसके बराबर होता है? एटॉम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? एटॉमिक नंबर के बराबर, जेड से, जिसको हम डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो किसके बराबर आ जाएंगे? ए माइनस जेड है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताएगा। क्लियर? तो यहां पर ये बेसिक बातें हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो किसके बराबर होंगे? ए माइनस जेड और एम एन का मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये क्या हो गया बच्चों?
टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर? ये क्या होगा, ज्यादा होता है। तो इन दोनों, इनके मास का हमें मास डिफेक्ट निकालना, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे? मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का क्या है? टोटल मास। ये मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। क्लियर? तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि ये हमेशा ग्रेटर होगा। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा ग्रेटर होगा, और मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? लेस होता है। तो ये डिफरेंस होता है, इसे हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर? बेटा इस फॉर्मूले को आपने ध्यान रखना है, मास डिफेक्ट को, कि कैसे निकालेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत यूज होंगे। क्लियर? तो सिंपली है, प्रोटॉन का मास दिया मिलेगा आपको, न्यूट्रॉन का मास होगा, न्यूक्लियस का मास होगा। जितने पॉइंटों में दे रखा है वो कंप्लीट वैल्यू लेनी है। वहां से जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक नंबर आपको दिया मिलेगा, पता होगा आपको, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे और न्यूक्लियस के मास में से घटा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? मास डिफेक्ट आ जाएगा। क्लियर? अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे, मास डिफेक्ट के बाद हम डिस्कस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। तो बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी की क्या डेफिनेशन है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस क्या है? इट इज द एनर्जी विद विच न्यूक्लियंस आर बाउंडेड इन द न्यूक्लियस। मींस जो आपके पास न्यूक्लियस है उसके अंदर जो न्यूक्लियंस हैं वो जिस एनर्जी से बंधे हुए होते हैं उन्हें हम बाइंडिंग, उससे उनकी क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। क्लियर? न्यूक्लियंस कौन होते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियंस। क्लियर? तो जैसे कुछ बच्चे सोचते जी क्या आ गया, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, उनको हम न्यूक्लियंस बोलते हैं। तो न्यूक्लियंस जिस एनर्जी से बंधे हुए होते हैं उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इट इज मेजर्ड, हम इसको मेजर कैसे करेंगे? बाय द वर्क रिक्वायर्ड। इस बाइंडिंग एनर्जी को कैसे मेजर करेंगे? वर्क रिक्वायर्ड, जो वर्क है रिक्वायर्ड है टू बी डन टू सेपरेट द न्यूक्लियंस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। यानी जो न्यूक्लियंस हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनको क्या करना है? अपार्ट करना है, दूर दूर करना है। ठीक है? एन इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब बहुत इतनी डिस्टेंस तक फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से, सो दैट दे मे नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। मीन्स जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। उनको अलग करना है, सेपरेट करना है। ठीक है? उनको अलग किया, तो अलग करने में आपको कितना काम किया, आपने कितना वर्क किया? वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट इनफाइनाइट डिस्टेंस, कि उसको इतनी दूर करना है कि वो दोबारा से इंटरेक्ट ना कर सकें। तो उसको अलग करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जितने वर्क की आवश्यकता होती है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? तो ये है डेफिनेशन। तो सिंपली डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी, द एनर्जी विद विच न्यूक्लियंस आर बाउंडेड इन द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अब बात आती है कि बाइंडिंग एनर्जी आती कहां से, कैसे मेजर करेंगे आप? तो मास डिफेक्ट है, जैसे अभी आपको बताया था अभी मास डिफेक्ट में कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मास और न्यूक्लियस के मास के अंदर डिफरेंस होता है। तो वो मास चला कहां गया? तो उस मास की वजह से ही आती है बच्चों बाइंडिंग एनर्जी। वो मास जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी के अंदर, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन इक्वेशन से। क्लियर? तो यहां पर हम बाइंडिंग एनर्जी जो कैलकुलेट करेंगे, तो आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन है E दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर। उसी से हम इस बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। न्यूमेरिकल्स भी आपके इससे रिलेटेड आते हैं। तो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी दैट इज इक्वल टू डेल m मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर मास डिफेक्ट किसके बराबर होगा? ये रहा आपके पास, क्या है? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर दें किससे? सी स्क्वायर से।
इस मास डिफेक्ट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? सी स्क्वायर से, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी। इसीलिए मैंने आपको पहले मास डिफेक्ट के बारे में बताया, ताकि बाइंडिंग एनर्जी आप इजीली मास एनर्जी रिलेशन से कैलकुलेट कर सकें। क्लियर? अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान से सुनना है कि जो बाइंडिंग एनर्जी जब आप न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करें, तो न्यूमेरिकल में आपने देखना है कि वो बाइंडिंग एनर्जी आपसे जूल में पूछता है या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता है। इस बात का ध्यान देना है आपने। अगर वो आपसे बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करवाता है और वो जूल में पूछता है, तो उसको आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपकी जूल में आएगी। क्लियर? और अगर वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता है, तो आप स्टार्टिंग से क्या करेंगे कि जो बाइंडिंग एनर्जी है कैसे होगी? मास डिफेक्ट जो है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मास डिफेक्ट से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 931 से। तो वो बाइंडिंग एनर्जी आपकी किस में आ जाएगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। सी स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? क्योंकि हमने रिलेशन निकाला था इससे पहले की वीडियो में, रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 1 एएमयू इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो ये मास डिफेक्ट एएमयू में आएगा और इसको 931 से मल्टीप्लाई कर देना, मेगा इलेक्ट्रॉन में आपका आंसर आ जाएगा। जूल में पूछता है तो 931 से मल्टीप्लाई नहीं करना, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? तो ये आपके पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ऑफ ए न्यूक्लियस। मींस जैसे अभी तक तो हमने किसकी बात की थी? टोटल बाइंडिंग एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर? मैथमेटिकली मैंने आपको बताया, न्यूमेरिकल में आप कैसे निकालेंगे? मास डिफेक्ट निकालेंगे। मास डिफेक्ट निकालकर उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एनर्जी जूल में आ जाएगी। 931 से कर दोगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर? अब आप बात आती है कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, तो मतलब इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज गिवन बाय द टोटल बाइंडिंग एनर्जी, जो आपकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस की, डिवाइडेड बाय द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। मींस जो न्यूक्लियस का मास नंबर है उसको उससे डिवाइड कर देंगे, किसको? टोटल बाइंडिंग एनर्जी को, तो वो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो मास नंबर से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि मास नंबर जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस। तो टोटल न्यूक्लियंस की एनर्जी टोटल बाइंडिंग एनर्जी। अगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियंस या मास नंबर से डिवाइड कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस आ जाएगी। क्लियर? तो यहां पर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी निकालने का ये है। तो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कैलकुलेट की गई। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बाइंडिंग एनर्जी यानी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस ऑफ ए न्यूक्लियस से रिलेटेड ग्राफ बनाया गया, कर्व बनाई गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। तो क्या है वो कर्व, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर आपके पास ये वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस। क्लियर? एक्स एक्सिस के अलोंग आप लेंगे मास नंबर। क्या लेंगे? मास नंबर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। और ये जो वाई एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग यानी वाई एक्सिस के अलोंग बाइंडिंग, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी लेनी है। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, पर न्यूक्लियंस। क्लियर? तो इस एक्सिस के अलोंग क्या आएगी? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, और इस एक्सिस के अलोंग क्या होगा? मास नंबर। तो जब इससे रिलेटेड हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो जैसे ये 0 है, यहां पर हम 2 लेते हैं, यहां पर आपके पास इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगे 4 लेंगे, यहां पे आपके पास 6 होगा, यहां पे आपके पास 8 होगा, यहां पे आपके पास 10।
क्लियर। इसी प्रकार यहाँ पर मास नंबर है, जैसे 50 है। क्लियर। इतने ही गैप पर हम 100 लेते हैं, फिर यहाँ पर 150 लेते हैं, फिर यहाँ पर 200 लेते हैं, फिर यहाँ पर 250 लेते हैं। इसी प्रकार चलता रहेगा। तो जब ग्राफ इससे रिलेटेड ड्रॉ किया गया तो यहां से हमारे पास ये इस प्रकार ग्राफ आएगा। ये बच्चों पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। ये यहां तक आपके पास जैसे है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जैसे यहां पर आपके पास आएगा हीलियम, He हीलियम। नीचे है आपको पता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहां पर जैसे आपके पास 3 है। ठीक है। इसी प्रकार आपके पास ये बाइंडिंग एनर्जी यहां तक आई। फिर इसके बाद आपके पास है ये ग्राफ डाउन आएगा इतना, यहां पर जैसे आपके पास लिथियम है। क्लियर। इसी प्रकार फिर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, जिसमें आपके पास नाइट्रोजन आता है, कार्बन आता है। इसी प्रकार फिर ये थोड़ा सा डाउन जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा डाउन आएगा। क्लियर। इसी प्रकार फिर ये थोड़ा सा अप जाएगा यहां पर, जैसे ये S32 आता है यहां पर। क्लियर। यहां पे 8 नंबर है, ऑक्सीजन आती है 18। क्लियर। तो यहां पर आपके पास इसी प्रकार ये ग्राफ कंटिन्यू चलता रहता है। इसी प्रकार फिर आपके पास यहां पर Fe आता है 56 पे। क्लियर। इसी प्रकार फिर ये ग्राफ डाउन चला जाता है, हल्का सा डाउन जाएगा आगे, और आगे जाकर आपके पास जैसे यूरेनियम 238, आपको पता है यूरेनियम 238 है, 235 है, वो आता है। तो इस प्रकार जब हम ग्राफ है, ये ग्राफ आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि बाइंडिंग एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस का ग्राफ बताइए और उसकी क्या क्या इंपोर्टेंट्स हैं उसके बारे में बताइए। तो इस प्रकार आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहां पर आप सिंबल है वो है दिखाएंगे यहां पर कि क्या क्या है। यहां पर नाइट्रोजन है। क्लियर। ये सब चीजें आप लिखेंगे यहां पर। क्लियर हो गया। तो यहां से जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ग्राफ को ड्रॉ किया गया तो यहां से ऑब्जर्वेशन आई, वो ध्यान से सुननी है। क्या क्या, जैसे यहां पर हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन है, इसका मास नंबर कैसा है, कम है, तो उसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस भी कम है। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है बच्चों। इनकी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कैसी है, कम है। क्लियर। इसी प्रकार जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इंक्रीज होती चली जाती है। और यहां पर हम जब देखते हैं कि ये Fe आयरन है, यहां पर ये यहां पर देखिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस सबसे ज्यादा है। फिर हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस डिक्रीज हो जाती है, जैसे यूरेनियम 238 आप यहां पर देख रहे हैं। क्लियर। यहां पर इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है। हैवी न्यूक्लियस है लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कैसी है, कम है। ये लाइट न्यूक्लियस है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कैसी है, कम है। क्लियर। तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कम होने का मतलब क्या है कि हम उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है, उसको हम इजीली ब्रेकअप कर सकते हैं। जैसे ये लाइट न्यूक्लियाई है, तो लाइट है तो इनको हम तोड़ नहीं सकते, छोटे हैं पहले से, तो इनको हम क्या कर सकते हैं इजीली, बाइंडिंग एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कम है तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्लियर। जिससे कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब हम लाइट न्यूक्लियाई को कंबाइन करते हैं और हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं तो उसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जैसे कि सन के अंदर जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्लियर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। क्लियर। इसके बाद जैसे हम आगे जाते हैं, जैसे यहां पर आते हैं तो इसकी बाइंडिंग एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कैसी है, ज्यादा है। तो इसका मतलब हम इसको इजीली नहीं तोड़ सकते बच्चों, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए फिर हम और आगे जाते हैं तो ये हैवी न्यूक्लियाई आते हैं, हैवी न्यूक्लियस है। क्लियर। क्योंकि मास नंबर ज्यादा है तो हैवी न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब क्या है, इनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसी है, कम है। तो
तो इसलिए हम इनको हैवी न्यूक्लियाई को इजीली तोड़ सकते हैं, ब्रेकअप कर सकते हैं लाइट न्यूक्लियाई इनटू द लाइट न्यूक्लियाई। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर फ्यूजन। जब हम हैवी न्यूक्लियाई को लाइट न्यूक्लियाई में तोड़ते हैं तो उसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर हो गया? लाइट न्यूक्लियाई को जोड़कर न्यूक्लियर फ्यूजन कर सकते हैं, हैवी न्यूक्लियाई को तोड़कर न्यूक्लियर फ्यूजन कर सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये आपके पास यहां पर हमने इसकी ऑब्जर्वेशन। फिर आपसे बच्चों ये पूछेगा कि इंपोर्टेंस क्या है। ये क्वेश्चन बनता है इंपोर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हमने जब एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स और मास नंबर की कर्व को स्टडी किया तो हमें क्या मिला। तो इंपॉर्टेंस में आप यही लिखेंगे कि वी ऑब्जर्व दैट लाइट न्यूक्लियाई एंड हैवी न्यूक्लियाई हैव द लेस एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। So light nuclei, average binding energy of light nuclei is less. So we can easily combine these light nuclei. Clear? जिससे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कर सकते हैं। The average binding energy of the heavy nuclei also less. So we can easily break up and nuclear fusion can be take place. These are the importance of binding energy curve. कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व को हमने स्टडी किया तो हमारे सामने क्या आया कि लाइट न्यूक्लियाई को हम इजीली जोड़ सकते हैं और हैवी न्यूक्लियाई को इजीली तोड़ सकते हैं, जिससे हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन सामने आया। क्लियर हो गया? क्लियर? तो ये एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की कर्व और इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो अभी मैंने आपको बोली, वो लिखनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने आज डिस्कस किया कि मास डिफेक्ट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे टॉपिक। इनको ध्यान से वीडियो को देखना है और समझना है। क्लियर? और इससे रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल्स हैं वो भी करने हैं। क्लियर? तो न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको बताया था कि बाइंडिंग मास डिफेक्ट निकालना है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास को जोड़कर यहां से आप निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।